नमस्ते। आज हम क्लास 12th की भूगोल की डेस्क वर्क करेंगे। तो उनका देखो, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। 9 क्वेश्चंस है, एक नंबर के। देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? अब देखो, याद रखने के लिए देखो, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषण। तो अपन कहते हैं, देखो, मानव क्या करता है? समाज में रहता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? धरातल यानी कि ज़मीन के रेट पूछता रहता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा पैसे वाला है, अपन ऐसे कहते हैं। तो फिर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, मानव क्या करता है? समाज में रहता है। अपनी उसकी पहचान कैसे होती है? ज़मीन के रेट के आधार पर, ज़मीन के आधार पर। तो अपन क्या होते हैं, देखो, रेट नेल, मानव समाज और धरातल के बीच रेट पूछी जाती है, तो रेट नेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? देखो, आर्थिक कारण यानी कि पैसे वाला सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? जनसंख्या वितरण। मतलब बहुत सारी जनसंख्या एक जगह पर अलग रहती है या दूसरी जगह जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? औद्योगिकरण। बड़े बड़े उद्योग लगते हैं तो लोग पहले कृषि प्रधान देश होते हैं ज़्यादातर, तो वो वहाँ से छोड़ के उद्योगों की तरफ जाते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन करता है? औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? भूमध्य सागर एक भूमध्य रेखा है, एक भूमध्य सागर है जो भारत के ऊपर मतलब 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री के आसपास वो रेखा चलती है। यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर वाला पोर्शन में पानी वाला दिखता है, वो कौन सी होगी? भूमध्य सागर उसको कहते हैं। उसके आसपास वो सीधी रेखा चलती है 30 डिग्री या 35 डिग्री के करीब। वो पूरी कैसी होती है? वहाँ पर उसकी विशेषता क्या है कि वहाँ पर वो सारे जितने भी फल होते हैं वो कौन से होते हैं? खट्टे फल पाए जाते हैं। तो अपन ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैक्सिको में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो खट्टे फलों की, मौसम्बी हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया। तो उसका उदाहरण क्या है? अंगूर। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? देखो, कच्चा लोहा, उसमें क्या मिलाएंगे? इस्पात बन जाएगा। तो याद रख लो, मतलब ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक बनाइए। आयरन हो गया प्लस एम क्या हो गया? मैग्नीज, और इक्वल्स टू एस स्टील हो गया। IMS, आयरन, मैग्नीज, स्टील। विश्व की प्रथम मेगा सिटी का कौन सी है? मेगा सिटी मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग आके बसने लगे, तो वो कौन से हो गए? न्यूयॉर्क। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? 1872 में। 1872 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में विभाजित करती है? 6 नगरों में। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल? रबी की फसल से तात्पर्य है कि सर्दियों में जो बोई जाती है ना, गर्मियों के समय, यानी कि इस समय काटी गई, लोहरी मनाते हैं उस समय जो काटी जाती है, वो सारी कौन सी होती है? रबी की फसल। तो उसका उदाहरण है गेहूँ। और निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम, देखो, एल्यूमिनियम ए से और बी फॉर बॉक्साइड, तो ए भी याद रख लो। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। फिर अगला है, ये 4 सवाल आएंगे तो रिक्त स्थानों की पूरी। देखो, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, देखो, जोड़ने वाली रेखा उसको क्या बोलेंगे? योजक। जोड़ने वाली योजक। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका? चीन का है। नीरू कार्यक्रम, नीरू जल संरक्षण से है, जल संसाधनों के संरक्षण से। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? हैदराबाद में। अब उसके बाद में अगले 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे। देखो, प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिकर्ष, इस शब्द को समझना आप लोग। प्रतिकर्ष यानी कि उत्कर्ष, एक उत्कर्ष यानी कि श्रेष्ठ होता है, प्रतिकर्ष यानी कि विपरीत होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? प्रतिकर्ष किसकी वजह से होता है? बेरोजगारी होगी तो मतलब उत्कर्ष नहीं कर सकते। रहन सहन की निम्न दशा होगी तो उत्कर्ष नहीं कर सकते। अगला सवाल है, विवृत खनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? देखो, विवृत खनन किसको कहते हैं? ओपन माइनिंग। इसका आप लोग एक चीज़ देखना कि आप इंग्लिश में भी जो टर्म आपको समझ में नहीं आए वो इंग्लिश में भी देख लेना, वहाँ समझ में आ जाएगा। ओपन माइनिंग यानी कि खुले में की जाती है, तो उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता। मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मतलब डीपली अंदर नहीं जाना पड़ता ना, तो फिर ऊपर से कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है? क्योंकि विवृत खनन करेंगे में सुरक्षात्मक पूर्वापायों और उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है और उत्पादन शीघ्र और अधिक होता है। यानी कि वहाँ से फटाफट ले सकते हैं। अब खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सुरक्षात्मक, तो अंदर जाएंगे क्या पता ऊपर से धंस जाए, या लाइट के अंदर व्यवस्था, ट्रेन की पटरियाँ अंदर लगानी,
वो ज़्यादा खनन हो जाता है, मतलब उसकी वजह से ज़्यादा पैसा और जानमाल की नुकसान हो सकते हैं। अगला दे रखा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के अंतरों में देखो, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के अधीन होते हैं, और निजी क्षेत्र जो जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, व्यक्तिगत निवेशकों के पास, यानी कि प्राइवेट वाले। अब अगला सवाल है, विकासशील देशों में अंकीय विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। कौन सा हो गया? इसका विभाजन कम करने के लिए सूचना और संचार तकनीकों तक पहुंच। ठीक है, फिर लघुत्तरात्मक उत्तर है खंड बी में, हेड नंबर के 12 सवाल है, इनको करते हैं। देखो, संभववाद को स्पष्ट कीजिए। मानव पर्यावरण संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई अवधारणा संभववाद कहलाती है। संभव, देखो संभव क्या हुआ, मानव का पर्यावरण के साथ में जीना क्या हुआ, संभव हो सका। अपन भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, तो देखो संभव क्या हुआ, मानव का पर्यावरण के साथ में जीना संभव हुआ, जिसका प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसीसी विद्वान कौन सा? पाल विडाल डीला ब्लास ने किया। इस अवधारणा ने प्रकृति प्रदत्त अवसरों का प्रयोग मानवीय कल्याण हेतु किया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर मानवीय कार्यों की छाप पड़ती है। यह विचारधारा प्रकृति की तुलना में मानव को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो गया? मानव हो गया, क्योंकि संभव किसने बनाया था? मानव ने। किससे बनाया? पर्यावरण से। फिर आया, आपके अनुसार नव निश्चयवाद का क्या महत्व है? नव निश्चयवाद विचारधारा यह बताती है कि हमें प्रकृति का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। मानव को विकास की योजनाएं क्रियान्वित करते समय प्रकृति के साथ सामंजस्य। देखो, निश्चय कर लिया, निश्चय क्या किया? हमें अपना विकास करना है, ठीक है, परंतु नव निश्चय में क्या हुआ? आप करो, निश्चय आपने कर लिया अपने विकास करने के लिए, परंतु नव में क्या हो गया कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। यानी मान लो कि आपने पेड़ पौधे, जैसे एक पेड़ काटा है तो आपको 4-5 उसको पहले लगाओ, दूसरी जगह लगाओ, ठीक है, ये चीज़ें होगी। निश्चय कर लो कि आप विकास करोगे, ठीक है, परंतु प्रकृति को खराब नहीं करोगे। पानी का उपयोग है, आप लो, पानी का यूज़ करो, पर उतना ही करो जितना आपके यूज़ हो रहा है, उसका अतिरिक्त यूज़ मत करो, ठीक। फिर आएगी, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मनुष्य का संबंध दर्शाता है। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं, यानी कि जहाँ पर स्थायी रूप से बस चुके हैं, ये बस्ती है, अपन कहते हैं ना बस्ती, तो उसे कौन सा? मानव बस्ती कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रकार के आकार और घरों का समूह जिसमें मानव निवास करते हैं, घरों का समूह हो गया, मानव बस्ती कहलाता है। अब आएगी, ग्रामीण बस्तियों की समस्या को दूर करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। ग्रामीण बस्तियाँ कैसी होती है आप लोगों ने देखी? देखो, ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, कैसे दूर करेंगे? पानी हैंडपंप की व्यवस्था करके, हर घर नल पहुंचा के, शौचघर तथा कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, पक्की सड़कों और आधुनिक संचार के साधनों की व्यवस्था करना, ठीक है। फिर आया, प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। प्रवास यानी कि यहाँ से दूसरी जगह चले जाना। प्रतिकर्ष कारक, ये वे कारक है जो कि लोगों को अपनी निवास तथा उद्गम स्थान छुड़वाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे रोजगार के स्रोतों का अभाव, प्राकृतिक आपदा और युद्ध। यानी कि सारी चीज़ें होगी तो लोग अपने मूल स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान चले जाएंगे, ठीक है। अपकर्ष क्या हो गया? अच्छे अवसर मिलते हैं, वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे काम की बेहतर अवसर, शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, ठीक है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व यानी कि एक क्षेत्र विशेष में, मतलब क्षेत्र 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वैसा हो गया। जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवासित व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी लोगों का बसावट कितनी होगी। जैसे मान लो इतना घेरा है, इस घेरे में कितने लोग रहेंगे, वो हो गया जनसंख्या घनत्व। क्या हो गया? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण बताइए। गुच्छित यानी कि आपस में वो गुच्छा होता है ना, शहद का गुच्छा हो गया, मतलब ऐसे मधुमक्खियों का गुच्छा हो गया, तो उस गुच्छे में चाबियों का गुच्छा हो गया, वैसे भारत में गुच्छित बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड की गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती है। उदाहरण याद रखना, गुच्छित, क्योंकि पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पानी उनको मिलता रहेगा, अपने खेत खरीदते रहेंगे, इसलिए। आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? देखो,
क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया, क्योंकि प्रारंभ में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। उन्होंने भारत से समुद्र के रास्ते अन्य देशों में व्यापार करना था। उनको वहाँ से भारत से विभिन्न सामग्री अपने साथ अपने देश तो पहुँचाना था। तो उन्होंने भारत के तटीय मार्गों पर सूरत, दमन, गोवा व पौंडीचेरी आदि में व्यापारिक पत्तनों का पतन यानी कि बंदरगाह का विकास कर अपने निवास और व्यापार हेतु तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया। समझ गए? क्यों उनको व्यापार करना था, आगे दूसरे देशों की तरफ भी जाना था, तो उन्होंने वहीं पर विकास करके अपने आप को बंदरगाहों का विकास किया, अपने स्थान की रहने की बस्तियां बसाई और वहाँ से व्यापार करना प्रारंभ किया। साझा संपत्ति संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। साझा संपत्ति संसाधन राज्य के स्वामित्व में सामुदायिक उपयोग की भूमियों को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। राज्य के स्वामित्व में, राज्य के पास जो स्वामी होता है राज्य, उसमें सामुदायिक उपयोग की भूमियों को साझा संपत्ति यानी कि किसके अंतर्गत होती है? जो राज्य के अंतर्गत सामुदायिक भूमि होती है उसका सब लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन गाँव कौन ओरण भूमि, तो वैसी हो गई, उस पर सब यूज़ कर सकते हैं। उसका सामुदायिक वन हो गया, अपन के सामुदायिक भवन, उसका सब यूज़ कर सकते हैं। सामुदायिक वन हो गया, चारागाह हो गया, ग्रामीण जलीय क्षेत्र हो गए, अन्य सार्वजनिक स्थल, पार्क वार्क हो गए, तो उसमें सब जगह जा सकते हैं। संपत्ति के उदाहरण है, इन संसाधनों से पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा अन्य वन्य उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी और औषधीय पौधे आदि उपलब्ध होते हैं। इन संसाधनों से ग्रामीण गरीब महिलाएं चारा और ईंधन को प्राप्त करती है। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझ? देखो, जल संभर प्रबंधन मैनेजमेंट, व्यवस्था करना, किसकी करना? भरना। भर यानी भरना, किसको भरना? किसी चीज़ को भरना, किससे भरना? जल से। यानी धरातलीय और भौम जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन जल संभर प्रबंधन कहलाता है। यानी कि पानी कहाँ का होता है? धरातल पर अपन दिखता है, नदी, नाला, तालाब में, सब में। और भौम जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, तो उसमें उसको क्या उनका प्रबंधन करना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, 2, 3 के बारे में पूछा गया। देखो, 1 नंबर कहाँ से बहता है? यहाँ से यूपी से याद करो, इलाहाबाद, हल्दिया तक। दूसरा हो गया आगे सदिया, धुबरी तक, वहीं पर असम में। फिर आया तीसरा नंबर कहाँ आ गया? नीचे। तो भारत का नक्शा बनाएंगे ऐसे, तो ये नक्शा भारत का, चलो ऐसे यूँ करके ये, तो इसमें देखो कहाँ पर हो गया? 1 नंबर क्या? इलाहाबाद से चालू करके इलाहाबाद से हल्दिया तक, फिर सदिया से धुबरी तक। तीसरा नंबर कौन सा हो गया? केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक। बड़ी लाइन और मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट की। ये किसके लिए? रेल के लिए, रेल पटरियों की माप है। देखो, मीटर लाइन से आपको पता है 1 मीटर को कहते हैं। 1 मीटर कितनी हो गई? और बड़ी लाइन मतलब उससे बड़ी होगी, तो कितनी दूरी होगी? जो बड़ी लाइन है उसमें कितनी? 1.616 मीटर। 1.616 मीटर बड़ी लाइन की कुल लंबाई 2016 में इतनी है। ठीक है, और 1 मीटर होगी तो 1 मीटर, और बड़ी लाइन कितनी? 1.616 यहाँ आ गया। मीटर लाइन किसमें? इसमें 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी को 1 मीटर होती है। इस कुल लंबाई 2006 में, मतलब ये छोड़ो इसको। फिर खंड स आ गया, दीर्घकालीन उत्तर है। 3 सवाल है, 3 नंबर के, 9 नंबर के। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखो, चिकित्सा पर्यटन, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर अन्य देश, किसी देश की यात्रा करते हैं, तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में एक प्रमुख स्थान रखता है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों स्थापित करना, अलग एक क्षेत्र के केंद्र स्थापित करना। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल वीज़ा जारी करो। वीज़ा कानूनों में सरल बना दिया जाए। चिकित्सा सेवा की लागत को अन्य देशों के मुकाबले कम किया जाए, लागत कम करना। भारत आने वाले रोगियों के लिए आवास की लागत में कमी करना, यानी कि उनको रोकने के लिए उनकी कम किराया ले लो। विदेशी मरीजों की बढ़ती संख्या भारतीय मरीजों के लिए परेशानी कारण बन सकती है। ऐसे में सरकार को उद्योग का विकसित करना चाहिए, यानी कि इसको एक उद्योग के रूप में विकसित कर लेना चाहिए, जिससे और ज़्यादा दूसरे लोग भी इसमें निवेश करें और यहाँ इसको सरल बन सके ये वाला। भारत को चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के साथ में विकसित और प्रोत्साहन करने के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। मान्यता प्राप्त होगी तो उनकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी और वहाँ पर उनको
आराम से ही दूसरे लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। देश के चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में एक डाटा बैंक तैयार किया जाए ताकि संबंधित सूचना का दायरा बढ़ाने के लिए कार्य पद्धति तैयार की जा सके। फिर अगला है फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। फुटकर यानी कि कौन से छोटे छोटे सामान बेच रहे थे ना, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलाप को फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार क्या अधिकांश विक्रय के नियम प्रतिष्ठान और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी लगाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, ट्रक के द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। फुटकर विक्रेता वो इत्यादि जो थोक विक्रेताओं से और कभी कभी सीधे उत्पादन से माल का क्रय कर उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। ठीक है, फुटकर वाले जैसे मूंगफली बेचने वाले हैं, तो ये आप मतलब किसी से लेते हैं और आपको सीधा बेच देते हैं। ठीक है, वे साधारणतः अपने कार्य को फुटकर दुकानों के माध्यम से करते हैं तथा माल का विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हुए दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। सामान्यतः थोक विक्रेता के मुकाबले फुटकर व्यापारी को बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा वह व्यापार की मदद लेन देन करता है। फुटकर व्यापारी का प्रमुख कार्य क्या है? उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सतत पूर्ति करना। सतत पूर्ति यानी कि लगातार निरंतर पूर्ति करता रहना। उपभोक्ताओं से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें माल वापसी की सुविधा देना। उपभोक्ताओं की नकद माल बेचने के साथ ही कभी कभार उधार माल के जोखिम उठाना। श्रेणी रहित वस्तुओं की श्रेणीबद्ध करना। फुटकर व्यापार में भंडार 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता भंडार हो गया, विभागीय भंडार हो गया, श्रृंखला भंडार हो गया। फिर अगला आ गया कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार है। उद्योग निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग, कच्चे माल इसमें चाहिए रहता है। इस वर्ग में उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ऐसे उद्योगों में भोजन प्रसंस्करण उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया। ये कृषि वाले हैं। खनिज आधारित उद्योग है। इसमें वो खनिज आधारित जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया। जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रत्न उपयोग हो गया। ठीक है, जो कच्चे माल के अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, चीनी हो गया, मिट्टी हो गया। फिर हो गया रसायन आधारित उद्योग हो गया। इस वर्ग में उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग हो गया, नमक उद्योग हो गया, गंधक उद्योग हो गया, पोटाश उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया। ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हो गए? इस वर्ग में उद्योग वनों से प्राप्त अनेक मुख्य व गौण उत्पादों का प्रयोग अपने कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, लकड़ी वकड़ी मिलती है इनसे, कागज उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया, लाख की चूड़ियाँ बनती है। पशु आधारित उद्योग हो गया। पशु से हमें क्या चमड़ा प्राप्त होता है, ऊन जैसे प्राप्त होता है। फिर अगला सवाल है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए। विनिर्माण उद्योग तो कौन कौन से हो गए? आकार कुटीर उद्योग हो गया, छोटे स्तर पर होने वाले। घरेलू उपयोग वस्तु निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें पूंजी का समावेश न्यूनतम तथा मानवीय श्रम का समावेश अधिकतम होते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें जुड़े रहते हैं, परंतु पूंजी कैसी लगती है? बहुत कम लगती है। कुटीर उद्योग में साधारण औजारों द्वारा परिवार के अधिकांश सदस्य मिलकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। भारत में कुटीर उद्योग के अंतर्गत जुलाहे द्वारा कपड़ा बनना, चमड़े की निर्मित वस्तुएं, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। कुछ वस्तु स्थानीय रूप से उपलब्ध वनोत्पादन से भी निर्मित की जाती है। छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के कौन से हो गए? इस स्तर के उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल, अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग करते हैं। छोटे पैमाने वाले हो गए। ये उद्योग घर से बाहर लगाए जाते हैं। तकनीकी कुटीर उद्योगों की तुलना में उत्तम होती है। कुछ छोटे पैमानों के उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के लिए विस्तृत बाजार, विभिन्न प्रकार कच्चे माल, पर्याप्त शक्ति आपूर्ति, कुशल श्रमिक, विकसित तकनीक, अधिक उत्पादन, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अधिक उत्पादन चाहिए, विकसित तकनीक चाहिए। ग्रामीण उद्योग का विकास प्रारंभ में कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ और यूरोपीय देशों में हुआ, लेकिन वर्तमान इन उद्योग का विकास विश्व के अधिकांश देशों में मिलता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2002 की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी होगी? जल का वितरण पहली प्राथमिकता में पीने के लिए, सबसे पहले जो पानी देंगे वो किसको देंगे? पीने के लिए। फिर उसके बाद सिंचाई पानी, फिर पन बिजली, फिर पारिस्थितिकी को, कृषि को, उद्योग को और गैर कृषि उद्योग, अन्वेषण और अन्य उपयोग के लिए इसी क्रम में किया जाना चाहिए। सबसे पहले किसको देना चाहिए? पानी पीने के लिए, फिर दूसरा सिंचाई के लिए, फिर पन बिजली बनाने के लिए,
सतही जल और भौम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। फिर जो पानी देकर अपन पीते हैं उसी हिसाब से क्या होगा, तो सतही जल और भौम जल दोनों की गुणवत्ताओं की जांच होनी चाहिए। प्राकृतिक धाराओं में निर्वहन से पहले अपशिष्ट को स्वीकार स्तर और मानकों के अनुसार शोधित किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए धाराओं के 12 मासी न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि वो साल भर चलती रहे। जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है। जल संसाधनों का अब देखो पीने के लिए आवश्यकता है सबसे पहले, दूसरा उनके फिर गुणवत्ता बनाए रखना, तो ये जल अपने आप ही क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी मानवीय आवश्यकता है, कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका प्रबंधन अच्छे से कीजिए। फिर उसके बाद में एक और टॉपिक दे रखा है, जल गुणवत्ता में ह्रास के कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। जल में ह्रास कैसे होगा? जल गुणवत्ता में ह्रास है जल की शुद्धता अथवा जल गुणवत्ता से ह्रास जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से होता है। सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक अन्य अपशिष्ट जैसे पदार्थों के शुद्ध जल से मिश्रण में जल गुणवत्ता में ह्रास होता है, अर्थात जल की गुणों में कमी आती है। मतलब उसमें कचरा वचरा डालेंगे तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। जल प्रदूषित की श्रेणी में आती है। झीलों, नदी, सागरों, अन्य जलाशयों में जल बारिश हो तो निष्कासित विषैले पदार्थ आकर मिल जाते हैं, तो जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंगा और यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं। प्रदूषण संकन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभार प्रदूषित जल के अंतर्गत प्रवेश कर भूमि के जल प्रदूषित करते हैं, वस्तु मानव उपयोग के योग्य नहीं रहता है। ठीक है, हाँ हो जाता है इनका जल का